नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर जी। शबाब जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद और स्पोर्ट्स स्कैन के श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज जो है वो सिफारिश हुई है अलग अलग खेल पुरस्कारों के लिए। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो पुरस्कार बांटे जाते हैं उसके लिए काफी दिनों से ये प्रतीक्षा थी कि किस प्रकार से कैसे खिलाड़ियों की छंटनी की जाती है। केवल राजीव गांधी खेल रत्न के लिए 42 नाम आए थे। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ और भी ढेर सारी खेल खबरों पर आपसे होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। रोहित शर्मा सहित 4 खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित। इंटर मिलान यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार और कई दिग्गज खिलाड़ियों के बाद सिमोना हालेप ने भी यूएस ओपन से हटने का लिया फैसला। सबसे पहले बात करते हैं आज, जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग खेल पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश की गई है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं और किस किस पुरस्कार के लिए उनको नामित किया गया है, आइए सुनते हैं नवीन की इस रिपोर्ट में। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा और रियो पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता एथलीट मरियप्पन थंगावेलु के नाम की सिफारिश देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए की गई है। खेल मंत्रालय की 12 सदस्यीय समिति ने खेल रत्न के लिए 4 नामों की सिफारिश की है, जिन पर अंतिम फैसला केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू को लेना है। जूनियर भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा, ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले सौरभ चौधरी और मनु भाकर को इस साल का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। राणा को बीते वर्ष अवार्ड नहीं मिलने पर काफी विवाद हुआ था और मामला अदालत तक पहुंचा था। राणा के साथ डेविस कप टीम के कप्तान और कोच रहे 91 साल के नरेश कुमार और पूर्व हॉकी कप्तान और जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच रहे जूड फिलिक्स की सिफारिश भी द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई है। द्रोणाचार्य के लिए 5 नामों में वुशु कोच कुलदीप हांडू, पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना और मलखंभ कोच योगेश मालविया के नाम की भी सिफारिश हुई है। लाइफ टाइम पुरस्कार के लिए तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी, बॉक्सिंग कोच शिव सिंह, कुश्ती कोच ओपी सिंह, अश्वनी नचप्पा और पुरुषोत्तम राय प्रमुख हैं। उधर भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा उन 29 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनके नाम की सिफारिश आज खेल मंत्रालय की पुरस्कार चयन समिति ने इस साल के अर्जुन पुरस्कार के लिए की है। पुरुष रिकर्व तीरंदाज अतनु दास, महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर, क्रिकेटर दीपिका हुड्डा और टेनिस खिलाड़ी दिविज शरण के नाम की सिफारिश भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए की गई है। ईशांत ने अब तक भारत की तरफ से 97 टेस्ट और 80 एक दिवसीय मैच खेले हैं और उनके नाम पर 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट दर्ज है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और पूर्व विश्व चैंपियन भारोत्तोलक मीराबाई चानू को भी समिति का समर्थन मिला है, लेकिन अंतिम फैसला खेल मंत्री किरण रिजिजू पर छोड़ दिया गया है क्योंकि इन दोनों महिला खिलाड़ियों को पूर्व में खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। साक्षी को 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जबकि मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए वर्ष 2018 में भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली के साथ यह पुरस्कार हासिल किया था। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मणिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु कौन सबसे आगे नजर आते हैं? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर हम क्रिकेटर को छोड़ दें तो चूंकि नियम ये बताता है कि क्रिकेटर का जो चुनाव होता है इस राजीव गांधी खेल रत्न के लिए वो अंकों के आधार पर नहीं होता है। इसमें भी काफी कुछ विवाद है कि जिस प्रकार से दूसरे खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, रजत पदक और पदक जीतने पर जिस तरह से अंक दिए जाते हैं तो उस तरह से क्रिकेटरों को भी अंक दिए जाएं, लेकिन क्रिकेटरों का चुनाव जो है अंक के आधार पर नहीं होता है, बल्कि जो चयन समिति होती है उसमें जो सबसे ज्यादा सदस्य इसके हक में होते हैं वो होता है। तो रोहित शर्मा का नाम बीसीसीआई की तरफ से गया था। तो कुल मिलाकर अगर अंकों के आधार पर और मेडल के आधार पर देखा जाए तो 3 नाम यहां पर हैं और अंतिम निर्णय निश्चित रूप से केंद्रीय खेल मंत्री को करना होता है, जैसा कि नया नियम बना है। तो इसमें यह काम बहुत मुश्किल है उनके लिए भी। इससे पहले भी बहुत मुश्किल था क्योंकि आप जानते हैं कि 42 प्रविष्टियां आई थी केवल राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। जी, जसपाल राणा को इस बार के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, पिछले बार काफी विवाद हुआ था, बहुत मामला कोर्ट तक पहुंचा था और इस बार ये बैठक करके ये फैसला लिया गया है और खिलाड़ियों से भी गुजारिश की गई है जो पूर्व खिलाड़ी हैं या प्रशिक्षक हैं कि कम से कम खेल के मामले को अदालत तक न ले जाएं। पहले ऐसा होता था कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, अगर हम देखें इस तरह के अवार्ड्स की, अगर 90 के दशक में विशेषकर राजीव गांधी खेल रत्न की, तो खेल रत्न चुनना बहुत मुश्किल था उस समय। आपको याद होगा कि जब
विश्वनाथन आनंद पहले खेल रत्न बने थे भारत के, तो उस समय किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, क्योंकि उनके जैसा प्रदर्शन और किसी का नहीं था। उसके बाद गीत सेठी के नाम पर भी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बढ़ता अच्छा होता चला गया, वैसे वैसे दावेदार बढ़ते चले गए। तो इसके बाद ये फैसला लिया गया, और यही कारण है कि ये दूसरा मौका है जब 4 खिलाड़ियों का चयन जो हुआ है वो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम बड़ी तेजी के साथ देश में खेल रत्न प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे हमें खुश हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और अंतिम निर्णय जैसा कि आपने कहा कि खेल मंत्री का होगा, ईशांत शर्मा को ड्यू दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें सीधी सी बात ये होती है कि बीसीसीआई की जो सिफारिश होती है उसी के आधार पर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्जुन अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो हर खिलाड़ी चाहता है लेना, इससे पहले इस तरह के उससे ऊपर का कोई अवार्ड नहीं था। तो इसमें जो अनुशंसा बीसीसीआई की होती है वो पूरा उसके विवेक पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो लॉटेरो मार्टिनेज और रोमेलू लुकाकू के 2-2 गोल की मदद से इंटर मिलान ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में शख्तर डोनेट्स्क को 5-0 से हराकर एक दशक में पहली बार यूरोपीय टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। इटली की टीम इंटर मिलान ने मैच के अंतिम 30 मिनट में 4 गोल दागकर यूक्रेन की टीम शख्तर के डिफेंस को ध्वस्त कर दिया। फाइनल में इंटर का सामना शुक्रवार को कोलोन में 5 बार के चैंपियन सेविया से होगा। इस मैच में अगर बात करें तो मार्टिनेज ने 19वें मिनट और डेनिलो ने 64वें मिनट में हेडर से गोल किया। मार्टिनेज और लुकाकू ने अंतिम 10 मिनट में 3 और गोल दागकर इंटर की बड़ी जीत सुनिश्चित कर दी। एक बड़ा फाइनल सेविया वर्सेस इंटर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो काफी लंबे अंतराल के बाद इंटर मिलान की टीम पहुंची है फाइनल में, तो कोशिश करेगी जिस प्रकार का सेमीफाइनल खेला है, कम से कम अवसर मिले थे उसे अगर इस मैच की सेमीफाइनल की बात की जाए, लेकिन मिलने वाले अवसरों का जो पूरा लाभ उठाया है। तो अगर ये कहा जा सकता है कि चाहे क्रिकेट हो या हॉकी हो, अगर आपको मैदान में लाभ मिल रहा है, अगर आप अवसरवादी हैं तो आपको लाभ होगा, और ये करके दिखाया इंटर मिलान की टीम ने। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुकाबला आसान नहीं है। जी बिल्कुल, सेविया की टीम ने पिछले कुछ समय से बढ़िया प्रदर्शन किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेमीफाइनल में हराकर टीम फाइनल में पहुंची है, और ये मुकाबला शुक्रवार को कोलोन में खेला जाएगा। अब बात करते हैं क्रिकेट की। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आज जारी हुई है। किन खिलाड़ियों को हुआ है फायदा और किन्हें झेलनी पड़ी है नुकसान, आइए सुनते हैं दीपिका की इस रिपोर्ट में। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की ताजा रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। आज जारी रैंकिंग में कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा 8वें और अजिंक्य रहाणे 10वें स्थान पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। साउथैम्पटन में ड्रॉ टेस्ट के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 5वीं रैंकिंग पर वापसी की है। गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह 1 स्थान के नुकसान से 9वें स्थान पर खिसक गए हैं। इंग्लैंड की पारी में 28 रन देकर 2 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास 2 स्थान के फायदे से 8वें पायदान पर हैं। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडरों की सूची में 3रे स्थान पर बरकरार हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में भारत 360 अंक के साथ शीर्ष पर है, जबकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। इंग्लैंड 279 अंक के साथ तीसरे, जबकि पाकिस्तान 153 अंक के साथ 5वें स्थान पर है। स्पोर्ट्स स्कैन, दीपिका शर्मा। भारतीय टीम खेल नहीं रही है, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर हैं, इसलिए उनके खिलाड़ियों की ही रैंकिंग ऊपर नीचे हुई है। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम खेल नहीं रही है, लेकिन अपना अपना स्थान बरकरार रखा है भारतीय खिलाड़ियों ने, जो चूंकि अंकों का गैप इतना ज्यादा था कि वह स्थान बरकरार रहा है। और फिर भी अगर देखा जाए तो अगर इस रैंकिंग में बात की जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो आशा हुई है वो विशेषकर बाबर आजम के लिए हुई है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा फायदा हुआ है इसमें। जी, बाबर आजम ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, और इस मुकाबले में हम आगे बात करेंगे क्रिकेट में पाकिस्तान और इंग्लैंड की। जैसा कि हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच बारिश और खराब रोशनी से प्रभावित दूसरा क्रिकेट टेस्ट 5वें दिन कल ड्रॉ में समाप्त हुआ। इस टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनी हुई है। ये टेस्ट 5 दिन बारिश से प्रभावित रहा। पाकिस्तान ने पहली पारी में 236 रन बनाए। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में कल 1 विकेट पर 7 रन से आगे खेलना शुरू किया और 4 विकेट पर 110 रन के स्कोर पर पारी घोषित की, जिसके साथ ही मैच भी ड्रॉ समाप्त हो गया। डॉम सिबली ने 32, जैक क्राउली ने 53 रन की पारी खेली। कप्तान जो रूट 9 और जोस बटलर खाता खोले बिना नाबाद रहे। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास ने 2 विकेट लिए, जबकि शाहीन अफरीदी और यासिर शाह को 1-1 विकेट मिला। तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच 21 अगस्त से खेला जाएगा। पूरे टेस्ट मैच में शबाब जी सिर्फ 134 ओवर का खेल ही हो सका।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये नज़ारा अगले टेस्ट मैच में भी नजर आएगा, क्योंकि जो अंतिम टेस्ट मैच है वो भी साउथहैम्पटन में ही है। और इंग्लैंड में क्रिकेट के ये धूप छांव हालांकि चलता रहता है, लेकिन इस मरतबा काफी निराशा हुई, क्योंकि अगर देखा जाए तीसरे दिन तो बिल्कुल ही खेल नहीं हुआ। और उसके अलावा जैसे आपने कहा कि 134 ओवर अगर पूरे टेस्ट मैच में होता है तो ये बहुत निराशा वाली बात है किसी भी खिलाड़ी के लिए। वहां पर इंग्लैंड के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये कहा जाता है कि कब धूप निकलेगी, कब बादल होगा, तो खेल पर भी इसका असर पड़ जाता है। अगर धूप में अगर कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है तो उसको फायदा होता है, और अगर बादल की ओट के नीचे अगर गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो उसे काफी स्विंग मिलती है। तो ये वहां पर इतना ज्यादा उतार चढ़ाव शायद ही किसी जगह पर किसी कंट्री में देखने को मिलता है जो कि इंग्लैंड में देखने को मिला है। अब क्या रणनीति होगी? पाकिस्तान की टीम ट्रेल कर रही है इस समय, और कुछ खिलाड़ियों की बात करें तो जैसा कि आपने कहा बाबर आजम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। इस मुकाबले में बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने प्रभावित किया। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के जो भी खिलाड़ी जैसा भी प्रदर्शन कर लें, इस टेस्ट मैच से ड्रॉ होने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान अब इस श्रृंखला को जीतने नहीं जा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस बात की कोशिश कर सकता है कि अगला टेस्ट मैच जीत करके उसे श्रृंखला को ड्रॉ करने की कोशिश की जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इंग्लैंड इसकी इजाजत देगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो खिलाड़ी, हालांकि इस टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन जितना भी खेल हुआ उस हिसाब से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपनी धरती पर खेलने का, और 10 साल से कोई टेस्ट सीरीज इंग्लैंड हारा नहीं है पाकिस्तान से, तो वो चाहेगा नहीं कि ऐसा हो। अगर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी की बात करें, फवाद आलम, लंबे समय बाद उनकी टेस्ट मैच में 11 साल के बाद, और जब उन्होंने अंतिम टेस्ट मैच खेला था उस समय विराट कोहली ने टेस्ट डेब्यू भी नहीं किया था। बिल्कुल, उनकी वापसी हुई, वो 0 पर आउट हो गए। ऐसे में क्या टीम प्रबंधन उनको अगले टेस्ट मैच में जगह देगा? एक तो सबको आश्चर्य यही है कि 11 साल बाद वापसी कैसे हो गई, चूंकि पाकिस्तान के पास खिलाड़ियों की इस समय कमी है। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं। और दूसरी बात यह कि 11 साल बाद अगर किसी को मौका मिलता है और वो 0 पर आउट हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम प्रबंधन अगर सबसे ज्यादा चिंतित होगा वहां के मौसम से भी ज्यादा, तो वो उनको लेकर के होगा, और हो सकता है कि उन्हें अब बेंच पे बैठना भी पड़े। जी बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली की भी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, और ये टीम प्रबंधन को देखना होगा जो उनके कोच हैं मिसबाउल हक की किस तरीके के टीम कॉम्बिनेशन के साथ वो तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में उतरते हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने बेरेसफोर्ड विलियम्स को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्रिकेट बोर्ड ने अंतरिम सीईओ जैक फाउल के इस्तीफे की भी पुष्टि की है। इससे पहले क्रिस नेजानी ने 15 अगस्त को अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। विलियम्स 5 सितंबर को होने वाली बोर्ड की सालाना आम बैठक तक अध्यक्ष बने रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 25 साल से खेल प्रशासक रहे विलियम्स वेस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। बयान के अनुसार फाउल का कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म होना था, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया। पिछले साल उनके कार्यकाल को 12 महीने के लिए बढ़ाया गया था। आईपीएल से जुड़ी 2 खबरें हैं शवाब जी। सबसे पहले तो ड्रीम 11 को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कई दूसरी बड़ी कंपनियां इस रेस में शामिल हैं, लेकिन ब्रजेश पटेल के हवाले से यह खबर है कि 4.5 महीने तक, यानी दिसंबर के मध्य तक, ये जो है ड्रीम 11 वो आईपीएल की मार्केटिंग और टाइटल स्पॉन्सरशिप मिलेगी। दूसरी खबर एक ये है आईपीएल की कि जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है उससे क्रिस वोक्स, जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, उन्होंने नाम वापस ले लिया है और उनकी जगह एंड्रिक नॉर्थजे को शामिल किया गया है। टेनिस की बात करें तो विश्व के दूसरे नंबर की खिलाड़ी रोमानिया की सिमोना हालेप प्राग ओपन टेनिस खिताब जीतने के बाद साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन से कोरोना महामारी के चलते हट गई हैं। हालेप ने रविवार को प्राग ओपन का खिताब जीता था, लेकिन कल उन्होंने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी कि वो यूएस ओपन में हिस्सा नहीं लेंगी। हालेप से पहले विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने भी यूएस ओपन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था। पुरुष वर्ग में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल भी यूएस ओपन में नहीं उतरेंगे। तो कई नामचीन खिलाड़ियों के बिना होगा वर्ष का चौथा ग्रैंड स्लैम। बिल्कुल, अभी थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, अगर कहा जाए तो कुछ दिन ही जी। तो उससे पहले जैसा कि खबरें आई हैं कि 1-2 खिलाड़ी और इससे नाम वापस ले सकते हैं। एक तो ये कोरोना की महामारी है, दूसरे का लॉकडाउन के चलते बहुत सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो ये कारण भी एक हो सकता है इसमें। जापान के कई निशिकोरी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में जो युवा खिलाड़ी हैं, कनाडा की आंद्रिया बियंस्कू ने भी नाम वापस लिया है। जो युवा खिलाड़ी हैं उनके पास आप अवसर देखते हैं इसमें करिश्मा करने का? नहीं, बिल्कुल अवसर है। जब वरिष्ठ खिलाड़ी जब नहीं आ रहे हैं टूर्नामेंट में तो युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। वैसे हम अपने खिलाड़ियों की अगर बात करें तो अपने हॉकी खिलाड़ियों के बारे में
आपके पास जानकारी होगी कि जो हॉकी टीम का जो कैंप कल से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले 5 खिलाड़ी जो हमारे थे, उन सबके सब निगेटिव आए हैं और 2 बार निगेटिव आने के बाद हालांकि वो कैंप में 6 दिन तक शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये कोरोना के काल में जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने हिम्मत दिखाई है और जिस तरह से बहुत जल्दी खेलों को शुरू किया गया है, तो यहाँ पर प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखता है। अगर देखा जाए तो किन परिस्थितियों में खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी 1 महीने पहले तक सोचा नहीं जा सकता था कि तमाम खेल गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल प्राग चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में अपने प्रतिद्वंद्वी जे क्लार्क के मैच के बीच से हटने के कारण टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व रैंकिंग में 187वें स्थान पर काबिज नागल 6-3, 5-7, 4-1 से आगे चल रहे थे, तब उनके प्रतिद्वंद्वी ने दूसरे मैच के इस मैच से हटने का फैसला किया। 6ठी वरीयता प्राप्त नागल को पहले दौर में बाई मिली थी। अंतिम 16 में उनका सामना चेक गणराज्य के जिरी लेहेचका से होगा। टूर्नामेंट में अन्य भारतीयों में दिविज शरण और एन श्रीराम बालाजी भी भाग ले रहे हैं, जो डबल्स मुकाबलों में अलग अलग जोड़ीदारों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। शरण नीदरलैंड्स के रॉबिन हास के साथ जोड़ी बनाएंगे, जिन्हें पहली वरीयता दी गई है। बालाजी बेल्जियम के किम्मर कोपेजन्स के साथ चुनौती पेश करेंगे। नागल भी युगल में बेलारूस के इलिया इवाश्का के साथ जोड़ी बनाएंगे। बहुत संभावना नागल के साथ दिखी, लेकिन उतना डिलीवर नहीं कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। और यही कारण है कि अभी कोरोना काल के बाद जितनी भी स्पर्धाएं हो रही हैं, एक चीज साफ तौर पर देखी जा रही है कि खिलाड़ियों में टैलेंट रहते हुए, स्किल रहते हुए, मानसिक तौर पर वो तैयार नहीं है अभी मैदान में किसी भी फील्ड में उतरने के लिए। तो उसका असर लगातार खिलाड़ियों पर देखा जा रहा है। कई खिलाड़ी तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखे हैं, उसमें भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं कि वो पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन उनके मन में ये बात आती जाती है कि जब तक कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, अगर वो कोविड का शिकार हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो इस तरह की मानसिक परेशानियां खिलाड़ियों के साथ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर टीम, हर खिलाड़ी के लिए एक मनोवैज्ञानिक की इस समय बहुत सख्त जरूरत है। जैसा कि बीसीसीआई ने कहा भी है कि एक मनोवैज्ञानिक टीम के साथ रहेगा। हॉकी इंडिया भी इस पर विचार कर रही है, क्योंकि खिलाड़ियों को पूरे संतुलन के साथ मैदान में भेजने के लिए इस समय एक मनोवैज्ञानिक की बहुत जरूरत है। आपने हॉकी इंडिया की बात की। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर और जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10-10 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में देने की घोषणा की है। एक तरफ जहां आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए मानसिक रूप से फिट होना काफी मुश्किल हो रहा है कोरोना संकट के दौर में, दूसरी तरफ इस तरह की पहल भी सराहनीय है। बिल्कुल सराहनीय है, और सिर्फ हॉकी की बात नहीं है, कई ऐसे खिलाड़ी दूसरे खेलों के हैं जो मतलब ऐसे देखा जाए, आप इस दौरान 4 महीने के दौरान हमने कई खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा कि उन्हें चाहे तो रेडी लगा करके दुकानदारी करनी पड़ रही है, या फिर उन्हें घर घर जाकर के गुजारिश करनी पड़ी लोगों से कि वो हमारी हेल्प करें। इसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके घरों में पदक सजे हुए हैं, ट्रॉफियां सजी हुई हैं। तो इस दौरान चाहे कुछ वैसे खेल पत्रकार जो फ्रीलांसर हैं वो भी काफी परेशान रहे, क्योंकि खेल के पन्ने हट गए थे अखबारों से। उसके अलावा कई कार्यक्रम बंद हुए, तो हम लोगों ने पूरा अवलोकन किया ऑनलाइन, काफी कुछ लोगों से बात करके इस दौरान, तो काफी निराशा हुई इन लोगों को देख करके। और सरकार से हालांकि बार बार ये कोशिश की गई थी कि वैसे लोग जो इस समय उनकी आमदनी नहीं है उनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन बहरहाल हॉकी इंडिया ने अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए ये निर्णय लिया है, बहुत स्वागत योग्य है। और हम स्पोर्ट्स कैन के श्रोताओं को बता दें कि आज से कैरेबियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो हैं प्रवीण तांबे खेलते हुए नजर आएंगे। क्रिस गेल ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। दुनिया भर में धूम मचाने वाले गेल अपने कोच राम नरेश सरवण के साथ नोकझोंक के बाद नहीं खेलेंगे। हालांकि सरवण ने भी इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला कर लिया है और पहला मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू हो गया है। अब समय नहीं है कि इस मुकाबले पर या किसी और खबर पर शबाब जी आपसे चर्चा की जाए। स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।